नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दुनिया में फिर बजा भारत का डंका। पुतिन ने की पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ की दी मंजूरी, 1050 करोड़ की पहली किस्त जारी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बनाने की तैयारी शुरू, मोदी सरकार जल्द 8 बड़ी परियोजनाएं घोषित करेगी। आगे जिक्र होगा कि सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अयोध्या में जो बाबर ने किया वही संभल में हुआ, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मोदी अडानी एक हैं वाले बयान के बाद बीजेपी का बड़ा हमला, संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी देशद्रोही हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दुनिया में फिर बजा भारत का डंका, इस बार पुतिन ने की पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में एक बार फिर से भारत का डंका बजा है। इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आर्थिक पहलों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया पहल पर बात करते हुए इसकी तारीफ की है। उन्होंने भारत में लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्थिर परिस्थितियां बनाने के प्रयासों के लिए भारत सरकार और उसके नेतृत्व की सराहना की है। बुधवार को मॉस्को में वीटीबी निवेश मंच को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने रूस के आयात सब्स्टिट्यूशन कार्यक्रम और भारत की मेक इन इंडिया पहल के बीच समानताएं बताई और भारत में मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्थापित करने के लिए रूस की तत्परता व्यक्त की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ की मंजूरी दी, 1050 करोड़ की पहली किस्त हो चुकी है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ मेला के लिए 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की है। इसमें से 1050 करोड़ रुपए की पहले किस्त मंगलवार को जारी कर दी गई। केंद्र ने यह विशेष सहायता ऐसे समय में स्वीकृति की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करने 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वो कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए संकल्पित है। इसी श्रृंखला में केंद्र द्वारा 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बनाने की तैयारी शुरू, मोदी सरकार जल्द 8 परियोजनाएं करेगी घोषित। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरती के पैमानों पर लक्षद्वीप, मालदीव और बाली के समुद्री तटों से किसी भी मायने में कम नहीं है, लेकिन भारत के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लक्षद्वीप में पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और मालदीव जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए मोदी सरकार 8 बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी थी। पीएम मोदी के मालदीव दौरे के बाद वहां की खूबसूरत तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की गई थी और मालदीव के एक नेता की विवादास्पद टिप्पणी के बाद काफ़ी विवाद भी हुआ था। लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की इच्छा रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत कनेक्टिविटी और भारी लागत की थी। रिपोर्ट में बताया कि लक्षद्वीप के विकास के लिए जिन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा उनमें कावरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर बड़े जहाज़ों के आने जाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कल्पेनी, कदमत और एंड्रोथ द्वीपों पर यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्री सुविधा केंद्र सहित लैंडस्लाइड सुविधाओं का विकास और कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर क्रूज जहाज़ों को संभालने में सक्षम ओपन जेटी का विकास भी किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अयोध्या में जो बाबर ने किया वही संभल में हुआ, बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रामनगरी में 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत, संगीत व आध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई। जानकी महल ट्रस्ट में चल रहे विवाहोत्सव में भी सीएम के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की पावन
पुरी में से प्रथम पुरी है और हजारों वर्षों से विश्व मानवता का मार्ग अयोध्या ने प्रशस्त किया है। अयोध्या एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। कहा कि पिछले वर्ष जनवरी में पीएम मोदी के हाथों 500 वर्ष के संघर्ष के बाद रामलला फिर से प्रतिष्ठित हुए। पीएम ने अयोध्या के नागरिकों के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया था। अयोध्या ने उनके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन श्री राम ने हर प्रकार का संरक्षण दिया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी अडानी एक हैं वाले बयान के बाद बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष नेता एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में कोई संकोच नहीं है, वो देशद्रोही हैं। पात्रा का यह बयान संसद परिसर में अडानी मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद आया। विपक्ष के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उन्होंने जैकेट पहन रखी थी जिस पर लिखा था कि मोदी अडानी एक हैं। इस प्रदर्शन में राहुल और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दोनों शामिल हुए। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते, कोई भी व्यक्ति अपनी जांच नहीं कर सकता। मोदी और अडानी दो नहीं बल्कि एक हैं। मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी भी जांच होगी। मोदी और अडानी दो नहीं एक हैं। पात्रा ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और दूसरे देशों के डीप स्टेट भारत को अस्थिर करना चाहता है। मीडिया संगठन OCCRP का काम देश की छवि को धूमिल करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इजराइल के साथ खड़ा है भारत, लेकिन संसद में एस जयशंकर ने फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए क्या कहा ये आपको बता दें दोस्तों। यहाँ पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 राष्ट्र समाधान सिद्धांत का अक्सर जिक्र किया जाता है। माना जाता है कि दशकों से जारी इस विवाद को 2 राष्ट्र समाधान सिद्धांत के जरिए ही हल खोजा जा सकता है। भारत भी लगातार इसी बात की वकालत करते आया है। गुरुवार को संसद में अपनी बात रखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन राज्य की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जयशंकर ने गाजा पर संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों से भारत के कथित रूप से दूर रहने के दावे पर जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से संबंधित 13 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इनमें से भारत ने 10 प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, 3 प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया। बता दें कि फिलिस्तीन को लोगों की मदद के लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है और इसी साल जुलाई में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में मदद करे राष्ट्रपति मुर्मू का वैज्ञानिकों से आह्वान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिकों से ऐसी तकनीक विकसित करने और प्रसारित करने का आह्वान किया जो कि प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभावों और संसाधनों के अत्यधिक दोहन की समस्याओं से निपटने में मदद करे। राष्ट्रपति ने ये टिप्पणी ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान की। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से अपील की है कि वह आगे आकर मृदा, पानी और पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए नए विचार लाएं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के पास ऐसे मुद्दे से निपटने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों ने इस क्षेत्र के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इनका मृदा, पानी और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव हम सभी के लिए चिंता की बात है। युवा वैज्ञानिकों को इन समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। इस बीच राष्ट्रपति ने पिछले 1 दशक में कृषि उत्पादन और उसके दूसरे देशों में निर्यात में सफलता को लेकर संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन और किसानों के कठिन परिश्रम की वजह से संभव हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद सत्र के समय ही होते हैं देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश, सुधांशु त्रिवेदी ने लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक अखबार ने हाल ही में OCCRP की रिपोर्ट को लेकर एक खबर प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि OCCRP की रिपोर्ट तटस्थ नहीं है और इसे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडिंग मिलती है।
फ्रांस के अखबार की इस रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने विपक्ष को घेर लिया है और विपक्ष और विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब भी भारत की संसद का सत्र चल रहा होता है तभी विदेशों में कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिससे देश की छवि खराब होती है। भाजपा सांसद ने भारत की अस्थिर करने के लिए विदेशी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरब सागर में डूब रहे जहाज के चालक दल को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया। पाकिस्तान संग चलाया बचाव अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह जाने के दौरान उत्तरी अरब सागर में डूबने वाले एक व्यापारिक जहाज के चालक दल के 12 सदस्यों को बचाया। MSV अल पिरानपीर जहाज बुधवार को भारतीय जल सीमा के बाहर पाकिस्तान के खोज और बचाव क्षेत्र में डूब गया। भारतीय तटरक्षक बलों ने पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से बचाव अभियान चलाया। भारतीय तटरक्षक बल ने एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की। रेडार होंगे बेकार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार, दोस्त से भारत को मिल रहा है विनाशक विमान का ऑफर, जिसको क्या खरीदेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत के दोनों पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बना रहे हैं। जहां चीन के पास 2 तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, तो वहीं पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने की घोषणा की है, जिसने भारतीय एयरफोर्स पर दबाव काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। इन सब के बीच हर मौसम के साथ रूस ने एक बार फिर से अपनी विनाशक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सेनाओं को मजबूत करने पर खर्च होंगे 21,772 करोड़, परियोजनाओं को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ाने और युद्ध क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 3 दिसंबर को 21,772 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 सैन्य आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत नौसेना के लिए फास्ट अटैक क्राफ्ट, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और तटरक्षक बल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान किया है। वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट जरूरत लंबे समय से महसूस इसकी की जा रही थी, क्योंकि ये तट के पास फ्रंटलाइन युद्धपोतों और पनडुब्बियों को एस्कॉर्ट करने सहित कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट होंगे बंद, सरकार ने संसद में दी इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय की शाखा इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने देश में 1700 स्काइप ID और 59,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की है, जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। दरअसल इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे गैरकानूनी कामों के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने यह भी कहा कि 2021 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत शुरू की गई नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है, और इससे अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों से 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1.32 लाख IMEI ब्लॉक कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के हथियारों के जखीरे के साथ 3 गिरफ्तार, 2000 से अधिक जवान तैनात, इंटरनेट पर रोक बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर सरकार ने मंगलवार को राज्य के 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मणिपुर और असम में क्रमशः
जीरी और बराक नदियों में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव बरामद होने के बाद राज्य में हिंसा भड़कने के बाद 16 नवंबर से इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं। इधर इम्फाल पूर्व में पुलिस ने 3 लोगों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं 25 नवंबर से लापता मैती व्यक्ति की तलाश के लिए सेना ने 2000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फिरजाल और जिरीबाम में 5 दिसंबर की शाम 5:15 तक निलंबन बढ़ा दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, युवाओं के लिए नौकरी का अवसर, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त लद्दाख के निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा लेह और करगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी फैसला किया गया है। ऐसे में ये फैसला लद्दाख के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया कि लद्दाख के ए ग्रेड के सभी पदों को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। ये विशेष भर्ती केवल लद्दाख के लिए होगी और इन पदों पर एसटी का दर्जा रखने वाले लद्दाख लोगों के लिए 95% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने इस फैसले को लद्दाख के स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा है, क्योंकि इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में एक बड़ा अवसर मिलेगा। बी ग्रेड के पदों पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। बैठक में लिया गया एक और महत्वपूर्ण फैसला था लेह और करगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। इन परिषदों में प्रत्येक में 30 सीटें हैं, जिनमें से 26 सीटों पर चुनाव होता है और 4 पार्षदों को नामित किया जाता है। बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों में 8 या 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 21,772 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी, अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की होगी खरीद। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंजूर की गई धनराशि से आधुनिक वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट व हेलीकॉप्टर समेत सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहॉल के लिए भी मंजूरी दी गई है। इससे इनकी सेवा अवधि में वृद्धि होगी। मंगलवार को दी गई इस स्वीकृति के अंतर्गत कुल 5 रक्षा सौदों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नेवी के लिए 31 नई वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी मिली है। 120 फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की खरीद के लिए AON प्रदान की गई है। 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीदी की आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की बांग्लादेश सरकार को धमकी, हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अन्याय और हमलों को खत्म किया करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अन्याय और हमले की निंदा की है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। एक पत्र में अहमद बुखारी ने भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना के बाद से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, मीडिया, नागरिक समाज और प्रभावशाली हलकों ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी अवामी लीग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। कूटनीति और क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और मुस्लिम दुनिया से जुड़े मामलों के संदर्भ में बांग्लादेश हमेशा एक करीबी सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिंदु तक ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला था। हालांकि हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अन्याय, हमले और एक तरफा कार्रवाई निंदनीय है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को हमेशा उनकी स्थापना और विकास प्रक्रिया में हमारी भूमिका और लाखों शरणार्थी
शरणार्थियों के लिए हमारे समर्थन और देखभाल के अद्वितीय इतिहास को स्वीकार करना चाहिए। हम हर प्राकृतिक आपदा में उनके साथ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। अहमद बुखारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों की सुरक्षा के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक सार्वभौमिक घोषणा है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छट गए संशय के बादल, फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम। भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला। जहां दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर संशय के बादल छट गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के विधायक दल की बैठक में बुधवार को देवेंद्र फडणवीस को दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का भी आभार जताया। महाराष्ट्र भाजपा के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि महायुति गठबंधन के नेता बुधवार शाम 3:30 बजे के करीब राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मुंबई के आज़ाद मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि एनसीपी नेता अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुरक्षा बलों ने दाचीगाम जंगल में एक आतंकी को किया ढेर, जिसके बाद मुठभेड़ जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने खुद को गिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।